हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करा था और उसमें सबसे पहले हमने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हमने उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वे में देखा था और उसको स्टडी करा था और समझा था कैसे एक्सपेरिमेंट से हमने आइडेंटिफाई करा था कि यहाँ पर एक मूविंग पार्टिकल है जो कि फाइनली वो क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। तो हमने उसमें एक बात तो ये करी थी कि कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट हो रहा है और उस जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी, जो ग्लास की ट्यूब थी, उसके अंदर गैस कोई सी भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में फ्लो किसको करना होता है, मूव कौन करना होता है, इलेक्ट्रॉन को करना होता है, ठीक है। उसी लेक्चर में आज हम कंटिन्यू करने वाले। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास, उसका एक रेशियो था, वो एक एक्सपेरिमेंटल वे में इनिशियली फाइंड किया गया था, ठीक है। वो कौन था? जे थॉमसन था, जिसने ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करा था। वो भी एक एक्सपेरिमेंट से करा था, कैसे करा था उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो चार्ज टू मास रेशियो दैट इज E अपॉन m ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है जे थॉमसन जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था और इन्होंने, ठीक है, इन 1897, ठीक है, ब्रिटिश फिजिस्ट जे थॉमसन मेजर्ड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज that is E to the mass of electron by using a cathode ray tube and applying electric and magnetic fields mutually perpendicular as well as to the path of electron। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट था जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसमें भी इस कैथोड रे कैथोड रे ट्यूब लेते जिसमें एक कैथोड और एक एनोड बना होता है, बस उसमें एक चेंजेस कर देते। क्या चेंजेस कर देते? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, तो वही उस एक्सपेरिमेंट के अंदर फर्दर उन्होंने ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दी और एक मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दी। और दोनों की खास बात यह है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर दी और एक आपकी तरफ ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करा, उन्होंने अप्लाई कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों आपस में कैसे परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में मान लो। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, उसके भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके भी परपेंडिकुलर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो आपस में म्यूचुअली ये तीनों, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने बनाया, ठीक है। तो वो सेटअप क्या था उसको अभी हम देखते हैं और कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई करा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे एपरेटस जो यूज करा था उसकी हम बात करने वाले। द एपरेटस टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज E अपॉन m रेशियो भी हम इसको बोलते हैं, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये एपरेटस है, यानी अब जो लास्ट हमने पढ़ा था ना उसमें बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पर ऐसे हमें वो जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ग्लास की उसको थोड़ा सा इस वे में बना दिया, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। अभी भी देखोगे तो यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड है जिसको नेगेटिव से हमने कनेक्ट करा, जिसको हमने नाम क्या दिया था, कैथोड। ये एक दूसरी इलेक्ट्रोड है जिसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो इसको हमने नाम क्या दिया, एनोड। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ये फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो यहाँ पर हमने वो क्या करी, यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, जिससे सेंटिलेशन होगा, स्ट्राइकिंग होगा, तो हमें पता लगेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ टकरा रहा है। ये देख सकते हो ऊपर एक ब्लू कलर की और नीचे रेड कलर की, ये ऐसे परपेंडिकुलर क्या करा हमने, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसको पॉजिटिव से अलग से एक और बैटरी से और इसको नेगेटिव अलग से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया दोनों को, यानी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि ये तो आपको 2D नजर आ रहा होगा प्लेन, है ना, ये तो 2D ये आपको स्मार्ट बोर्ड नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 3D के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करेगा और मैग्नेट आप ऐसे माने, ठीक है। एक मैग्नेट का मुंह इस साइड है आगे की तरफ, एक मैग्नेट का मुंह साइड है पीछे की तरफ। जो आगे की तरफ है उधर देखो N लिखा हुआ, N का मतलब ये नॉर्थ पोल, और ये जो पीछे लिखा हुआ S लिखा है मतलब उसका मतलब क्या, साउथ पोल, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू कैसे मूव करती है, साउथ मूव करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अब इसमें आगे देखें तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया ये क्या, एनोड लिखते चलना है ना साथ के साथ। ये यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की ये हमारी कौन है, एनोड है ये वाली। देन
ये कैथोड है, नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट करा, ठीक है। तो ये इतना सा एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये हमें मैग्नेट दे रखी, इसका एक एंड आपकी तरफ है, एक एंड पीछे की तरफ है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके मैग्नेट हमने लगा दी तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको स्क्रीन, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जो किसकी बनी हुई होती है, जिंक सल्फाइड की होती है। जो इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक करेगा तो ग्रीन कलर का सेंटिलेशन स्ट्राइकिंग हमें नजर आती है। देन फिर इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। थोड़ा डॉट डॉट करके दिखा रखा है तो इसलिए मैं हाथ से एरो से बता रहा हूँ, तो आप सब चीज़ें मेंशन कर लेना। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये बैटरी है, ये हमारे पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है उसको हम देख रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, बैटरी को कनेक्शन कर देंगे, तो फाइनली यहाँ से हमें पता है कैथोड से एनोड की तरफ क्या एक रे का क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे। तो वही मूवमेंट आगे बताया उसने। अब यहाँ पर जो एनोड है वो हम कैसे लेते हैं, परफोरेटेड लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था परफोरेटेड मतलब इसके अंदर होल होता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहे हैं वो इसके थ्रू पास हो जाए, और यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो यहाँ पर हाँ कोई ना कोई मटेरियल या कोई पार्टिकल आ रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताइए कि इनिशियली जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ मूव करा, कैथोड टू एनोड, और फर्दर ये परफोरेटेड इसके अंदर होल है तो यहाँ से आगे पास ऑन होगा, ठीक है, यहाँ से ये पास हो जाएगा। अब इसमें क्या है, दो चीज़ें। अगर मैंने क्या करा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करी, सिर्फ मैंने क्या करा, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तब तो ये स्ट्रेट लाइन में आएगा और बिल्कुल इस बी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, बी पॉइंट पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। लेकिन अगर मैंने क्या करा, अभी इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड पे अप्लाई नहीं करी, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल में कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये जो फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल में कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आ रहा है ना, इस तरीके से लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मुझे पता है चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। जब कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब तो स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही अगर मान लो इनिशियली मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो मुझे पता है ये जो नीचे वाला टर्मिनल है ये कैसा है, नेगेटिव है, और ऊपर वाला टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसमें थोड़ा सा एरो यहाँ लास्ट तक चला गया, लेकिन ये यही से डिफ्लेक्ट होना शुरू करता है, ठीक है, ये यही से डिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये किस तरफ, ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। तो ये जो आगे आपको दिखाया ना, ठीक है, तो ये ए पॉइंट पे दिखाया, तो वो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ए पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव से रिपेल करेगा और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रही है वो डिफ्लेक्ट होकर ऊपर की साइड स्ट्राइक करेगी जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए, अगर कुछ नहीं होता तो बी पॉइंट पर अप्लाई होता, और ठीक है, और सी पॉइंट पे कैसे अप्लाई हुआ, तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अब समझना। देखो इनिशियली मैंने बोला यहां पर कि इलेक्ट्रॉन की बीम आई, अगर सिर्फ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है तब तो ए पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई नहीं करता तो कहां स्ट्राइक करता, ये बी पॉइंट पे स्ट्राइक करता। और मान लो सिर्फ मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करता, तो ठीक है, तब क्या होता है, ये सी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, इस जगह पे। इस जगह पे कैसे स्ट्राइक करता, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल होता है ना, हो सकता है आपने 9th-10th में पढ़ा भी हो। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के अंदर क्या है, इस तरीके से ऐसे देख रहा हूं मैं, आप भी ऐसे देख रहे हो, मैं भी ऐसे देख रहा हूं। ये जो हमारी मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर हमें बताता है मूवमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो मेरी 4 फिंगर है, ये वाली 4 फिंगर है, ठीक है, एक दूसरे के म्यूचुअली देखोगे परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो ये मिडिल फिंगर तो मुझे चार्ज ऑफ जो चार्ज पार्टिकल उसका मूवमेंट, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जो 4 फिंगर है, ये 4 फिंगर मुझे बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और आपको दिख भी रहा है यहाँ नॉर्थ पोल है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी नॉर्थ टू साउथ। तो ये बोर्ड से, इस स्मार्ट बोर्ड से पीछे की तरफ, ठीक है, तो नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल उधर है, तो इस तरीके से। तो ये जो थंब होता है ये हमें बताता है कितना फोर्स ऑफ, कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बता रहा है ऊपर की तरफ लगेगा।
लेकिन ये जो ध्यान रखना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल जो है ये एप्लीकेबल होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तब तो ये ऊपर जाता, लेकिन अभी यहाँ पर चार्ज क्या है हमारे पास? नेगेटिव है, तो बिल्कुल ये उल्टा हो जाएगा और ये ऊपर की जगह कैसे? नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स कहाँ लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे लगेगा। फिर से सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये बता रहा हमें चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, ये 4 फिंगर मुझे बता रहा है, मिडिल फिंगर बता रहा है चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, 4 फिंगर बता रहा है मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताता है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। लेकिन जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है ये एप्लीकेबल होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये फोर्स ऊपर की जगह कहाँ लगेगा? नीचे लग जाएगा। तो जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और सी पॉइंट पर आके स्ट्राइक करेगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। अब यहां पर ये तो हुआ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में किस किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। अब एक्चुअल में इन दोनों का यूज क्या है? अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कुछ, है ना, तो वो उस डिटेल में हम जाएंगे नहीं और ना ही वो हमारे सिलेबस में, बस समझाने के लिए कैसे एक्सपेरिमेंट करा था वो हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और कैलकुलेशन वगैरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हुआ क्या था इनिशियली, अगर मैं बोल रहा हूँ जब इसने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो सिर्फ ए पॉइंट पे जाके क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ये डिफ्लेक्शन आया। अब हम चाह रहे कि ये जो डिफ्लेक्शन है ना ये जीरो हो जाए, मतलब वापस स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो वापस स्ट्रेट लाइन में कैसे आए? अब यहाँ पर कुछ दूसरा इसका अपोजिट फोर्स आप अप्लाई करो। तो अपोजिट फोर्स क्या अप्लाई करा हमने? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा है। आ रही बात समझ में? पहले हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो ये डिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रहा था, जब ऊपर होकर डिफ्लेक्ट जा रहा तो हम चाह रहा था वो वापस स्ट्रेट लाइन में आए, तो उसके लिए मुझे इसके अपोजिटली कोई फोर्स लगाना था, तो वो मैंने किसके थ्रू लगाया? मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है, और अभी मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स का लगेगा नीचे की साइड, तभी तो सी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा था। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे हाथ में है, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम बढ़ाते जाते हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऊपर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे ऊपर भी लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना लगना था लग गया, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो ये धीरे धीरे नीचे होता जाएगा, नीचे होता जाएगा, और वहां तक हमें बढ़ाना है जब तक कि बी पॉइंट पे स्ट्रेट पॉइंट पर आके स्ट्राइक ना कर जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट जो बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 11th क्लास में आप देखोगे, आगे इसको पढ़ोगे 11th 12th के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट करते, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, ये सब फोर्स वगैरह आप डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी उसने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे जब बी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस आउट कर देंगे, और यहां से उन दोनों फोर्स को इक्वल करके और कैलकुलेशन करके और कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे इसका चार्ज अपॉन मास का रेशियो। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है और हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था और कैसे ये ऑब्जर्व किया गया था वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन। अब मैंने बोला, जैसा अभी मैंने बताया था कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं हमारे स्ट्रेट लाइन में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ वो डिविएट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर की तरफ डिविएट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में नीचे की तरफ डिविएट हो। तो कितना डिविएट होंगे तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेंगे? तो पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। खुद जो पार्टिकल आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज क्या है, फिक्स हो गया है, ठीक है, तो वो तो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई पार्टिकल आ रहा है जिसपे चार्ज मैग्नीट्यूड उस पर बढ़ता जाए, ठीक है, नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाए, -3 -4, तो जैसे जैसे उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसका डिफ्लेक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो यहां पे लिखा है ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा हम बोलते हैं कि जितना ज्यादा अपोजिट चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है, या जितना सेम चार्ज बढ़ता जाएगा तो रिपेल उतना ही स्ट्रांगली होगा, और जितना जैसे बोलते हैं बड़ी मैग्नेट होती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, छोटी मैग्नेट होती है तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल वही बात है। नहीं तो जितना ज्यादा उस चार्ज पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो उसके साथ हम बोल सकते हैं डेविएशन या वहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और जितना कम चार्ज होगा, जितना छोटा पार्टिकल हो उतना ही उस पर डिफ्लेक्शन या डेविएशन कम होगा। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी करें। ठीक है, कॉपी करते चलना साथ के साथ। फिर लिखा है मास ऑफ द पार्टिकल। सेकेंड पॉइंट लिखा हमने मास ऑफ द पार्टिकल।
तो लाइटर द पार्टिकल हायर इज द डिफ्लेक्शन। ऑब्वियस ही बात है, जो पतला दुबला आदमी होगा उसको थोड़े से भी फोर्स से आप हिला दिला सकते हैं, इधर उधर डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और जो बहुत मोटा अच्छा खासा आदमी होगा उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए फोर्स भी आपको क्या चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो जितना लाइटर पार्टिकल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका डिफ्लेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और जितना हैवियर पार्टिकल होगा उतना ही डिफ्लेक्शन उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं हमें जो हम देख रहे हैं कि कैसे डिपेंड करेगा उसके डिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट लिखा है, द अमाउंट ऑफ डिविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेट फील्ड डिपेंड अपॉन। थर्ड पॉइंट क्या है, दो तो हमने देख लिया, पहला तो खुद चार्ज पार्टिकल पे कितना चार्ज है, दूसरा उस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना डिफ्लेक्शन कम, मतलब मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन। थर्ड पॉइंट लिख रखा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब जिस फील्ड में उसको रखा है उसकी स्ट्रेंथ पे भी तो डिपेंड करेगा, ऑब्वियस ही बात है। अब जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जो उसको रिपेल कर रहा है, वो कितना स्ट्रांगली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रांग डिफ्लेक्शन होगा, या मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग अप्लाई करेंगे उतना ही वो क्या करेगा, स्ट्रांग डिफ्लेक्शन जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये भी लॉजिकली बिल्कुल आप समझ सकते हैं। तो वही लिखा है इसमें, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो जितना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोड्स का वोल्टेज में बढ़ाता जाऊंगा, जिस बैटरी से एक 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा, फिर मैंने 10 से करा, फिर 50 से करा, 100 से करा, तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाता हूँ उतना ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पर क्या होता जाएगा, डिफ्लेक्शन होता जाएगा, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा उसके लिए, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कॉपी करें इस पॉइंट को भी। चलिए फिर हम बात करते हैं when only electric field is applied। ठीक है, when and only electric field is applied the electrode deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सिर्फ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो चार्ज खुद कैसा है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये प्लेट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, तो डिफ्लेक्ट ऊपर होगी, ए पे जाके हिट होगा। फिर दे रखा नेक्स्ट पॉइंट, by balancing both electric and magnetic field the path of the electron can be made a straight line, that is they hit the zinc sulfide screen of the cathode ray tube at point B। ठीक है, जो पॉइंट B था वो कहाँ था, हमारे सेंटर पे था। तो मैंने बोला ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड था, और जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे हम ऐसे था ना, मैग्नेटिक फील्ड की जैसे हम क्या करते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो डिफ्लेक्शन कम होते 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 क्या आ जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, तो वही उसने बोला कि दोनों को बैलेंस हम जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे वो डिफ्लेक्शन नीचे आता जाएगा, और बी जो पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे है सेंटर पे, वहाँ जहाँ पे स्ट्राइक करेगा जिंक सल्फाइड की। और लास्ट पॉइंट दे रखा है, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन डिविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, तो वो पहले वाले डायग्राम में मैंने ए बी सी तीनों पॉइंट बता दिए, ए ऊपर था, बी सेंटर में था और सी नीचे की तरफ था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया था, बस यहाँ लिख दिया दोबारा, तो कॉपी कर ले वीडियो पॉज करके। चलिए फिर दे रखा है, बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन observed by electron on the electric or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E upon M ratio। ठीक है, तो मैंने बताया था दो फोर्स को इक्वेट करके और उससे उसने कुछ कैलकुलेशन करी और वहाँ से उसे एक चार्ज अपॉन मास का रेशियो मिला है। ठीक है, तो उस चार्ज अपॉन मास के रेशियो को हमने क्या बोला, स्पेसिफिक चार्ज नाम दिया। ठीक है, दैट इज चार्ज पर यूनिट मास भी बोल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट मास। जब इसकी वैल्यूज ने मैथमेटिकल कैलकुलेट करी तो चार्ज अपॉन मास की वैल्यू आती है 1.758820। तो इतनी याद रखने की जरूरत नहीं, 1.75 भी आप याद रखिए, डेसिमल के बाद 2 फिगर तक भी ध्यान रख सकते हैं, इनटू 10⁻11 कूलम चार्ज की यूनिट और केजी मास की यूनिट। ठीक है, तो कूलम पर केजी। तो ये वैल्यू E अपॉन M वैल्यू जो चार्ज अपॉन मास की वैल्यू है आपको याद रखनी है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये मैथमेटिकली उसने जे थॉमसन ने इसको क्या करा था, कैलकुलेट करा था। ठीक है, फिर यहाँ से कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये
कि E तो हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई आज के टाइम तो हमें पता है, सबको डिस्कवर हो चुका है, सब वैल्यूज हमें पता है, तो चार्ज भी मुझे पता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, आ रही बात समझ में। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 कीजिए, दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी। तो ये तो आज के टाइम हमें पता है, जब सब चीज़ें हमें चार्ज मास सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, सब पता है, तो वो तो ये तो आज के टाइम से मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, हाँ वैल्यू सही आ रही है। लेकिन उस टाइम में उसको नहीं पता था चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का, मास का, इलेक्ट्रॉन का, उसने डायरेक्ट E/m का सिर्फ रेशियो ही निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसको क्रॉस वेरीफाई करा है, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके कॉपी करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये तो यहाँ तक था कि कैसे चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला, एक कंक्लूजन जो मैं बताने वाला था, है ना, तो स्किप हो गया तो बता रहा हूँ। चार्ज अपॉन जो मास का जो रेशियो है, अब हमने बोला डिस्चार्ज में, मैंने बोला कोई ना कोई गैस ली जाती है वेरी लो टेम्परेचर पे, जो हमने बोला था अप टू कितना 10⁻⁻⁴ एटीएम तक, इतना कम टेम्परेचर पे ली जाती है। अब मैंने बोला था गैस कोई सी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गैस कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कैथोड से एनोड की तरफ कौन मूव कर रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और ये जो रेशियो आ रहा है ना, ये E/m किसका रेशियो आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो है, चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। अब गैस कोई सी भी ले लो, चार्ज अपॉन मास जो रेशियो है, E/m रेशियो है, ठीक है, वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि गैस कोई सी भी लो, फ्लो तो एक्चुअल में कौन कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास तो सेम ही होगा, वो किसी भी गैस से निकले, किसी भी एटम से लेके, इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होता है। तो ये ध्यान रखना, कंक्लूजन है कि E/m का जो रेशियो है, E/m का जो रेशियो है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये हर एक गैस के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हर एक गैस से एक्चुअल में निकल क्या रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नहीं, और उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपन मास का हम रेशियो कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। चलिए अब बढ़ते आगे आज के लेक्चर में। दूसरी चीज जो हमें एक्सपेरिमेंटल यहां से इन्होंने कैलकुलेट करी वो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल था, रॉबर्ट मिलिकन था, रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन था, उसने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करा था। नहीं तो चार्ज ऑन द जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय R.A. मिलिकन, मतलब रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोला जाता है एक्चुअल में उसको। तो उस एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, वो उसने डिटरमाइन करा था। अगेन ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह में हम नहीं जाएंगे, जो हमारे काम की नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, कैसे उसने एक्सपेरिमेंट करा था और कैसे उससे रिलेट करके उसने कैलकुलेशन करके कुछ वहां पर वैल्यू आइडेंटिफाई करी थी, ठीक है। तो यहां पे लिखा है R.A. मिलिकन devised a method called oil drop experiment to determine the charge of electron। तो उसने एक डिवाइस इजाद किया, एक डिवाइस बनाया था, ठीक है। उस डिवाइस के अंदर उसने क्या, कुछ सेटअप लगाया था, और उस सेटअप के थ्रू उसने वहां पर क्या, खुद एक ऑब्जर्व करा, इवन माइक्रोस्कोप भी लगाया था, जिससे वो चीजें सारे ऑब्जर्व भी कर पाए थोड़ी बहुत, ठीक है। और उसके थ्रू फिर उसने एक कैलकुलेशन करी थी। बट हाँ, उस डिवाइस का जो नाम था, ठीक है, उस डिवाइस का नाम हम क्या बोलते हैं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है, उस मिलिकन ने उस डिवाइस को बनाया था, और उस डिवाइस के थ्रू ये सारी चीजें उसने क्या करी थी, डिटरमाइन करी थी। चलिए तो अब यहां पर बात करते हैं उस डिवाइस की। ये इस तरह का कुछ डिवाइस था, अंदर का सेटअप हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए तो एक चैम्बर है ये, ठीक है। चैम्बर में सबसे लेफ्ट साइड में देखोगे ना, तो यहां पर ये क्या है, एक आपको दिख रहा होगा, बीकर टाइप दिख रहा होगा, ठीक है, कॉनिकल बीकर टाइप, जो कनेक्टेड है इधर ये इस तरह का एक हम बोल सकते हैं स्प्रेयर होता है। स्प्रेयर मतलब है, हम जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइप में लैब वेब में मिलता है कि रबर का होता है, उसको स्प्रे करने से सक करता है, उसी तरह का स्प्रेयर है। जब इसको दबाएंगे तो यहाँ से ये जो इस जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, ये फ्लास्क के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है, कोई भी ऑयल होगा, वो ऑयल क्या होगा, इसके अंदर जाके स्प्रे होगा, यानी ठीक है, स्प्रे इंजेक्टर है ये इस टाइप का। तो इस तरह का इसका सेटअप है, इसमें तो ऑयल भर देते हो, और यहाँ से इसको जब प्रेस करते हो तो अंदर देख सकते हो आप, ये ऑयल ड्रॉप्स निकलती है, यानी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो प्लेट्स लगाइए, एक प्लेट ऊपर लगाइए, एक प्लेट नीचे लगाइए।
इस जो ऊपर प्लेट है इसके ऊपर है ना ऑयल के ड्रॉपलेट्स आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ भी ऑयल स्प्रेड इन फाइन ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो यहाँ जो ऑयल भरा हुआ है उसको हम जैसे ये स्प्रे करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऑयल आ जाएगा। और इस जो ये ऊपर वाली जो प्लेट है उसके सेंटर में हमने क्या करा, एक होल कर दिया है। उसके सेंटर में एग्जैक्टली क्या कर दिया हमने, होल कर दिया। तो स्प्रे होने के बाद वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ से ऑयल की ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ मूव कर रही है, और मूव करके कहाँ जा रही है, नीचे भी एक प्लेट लगा दी हमने, ठीक है। फिर यहाँ से इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या करा, एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, ठीक है। इसमें लिखा टेलीस्कोपिक आईपीस है, लेकिन वो एक्चुअल में ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप ही था, ताकि माइन्यूटली हम उसको क्या करें, ऑब्जर्व कर सके, ताकि ड्रॉपलेट का जो मूवमेंट है ना, इसको हम क्या कर पाए, एक्चुअल में ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। ये जो ड्रॉपलेट का मूवमेंट है इसको हम एक्चुअल में क्या कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए, इसलिए यहाँ से ये टेलीस्कोपिक आईपीस लगाया। अब फिर यहाँ राइट साइड में, ठीक है, इधर सिर्फ इतना ये एरो बना रखा है, ये दिख रहा होगा आपको पिंक कलर की, यहाँ पे होल दे रखा है, और इससे तो यहाँ पर हम ऐसा कोई एक डिवाइस लगा देते, जिससे एक्सरेज जनरेट होती है। अब एक्सरेज क्या करेगी, एक्सरेज क्या करती है कि अब ये जो चैम्बर, इसके अंदर कोई ना कोई कुछ तो गैस तो होगी, एयर तो कुछ तो होगी, बिल्कुल है ना, जीरो तो होगा ही नहीं, बिल्कुल एकदम वैक्यूम तो वैसे पॉसिबल नहीं, कुछ तो गैस होगी। तो ये एक्सरे क्या करती है, उस जो भी हमारे पास गैस है, जो एयर है, उसको क्या करती है, आयोनाइज करती है, ठीक है। मतलब वही मैंने बोला, इसको एनर्जी देगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको कौन गेन करता है, फाइनली ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स है ना, वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स है उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। फिर इसमें आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है पॉजिटिव, यहां पे लिखा हुआ है नेगेटिव। तो इनको भी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल दो पार्ट में किया जाता है। तो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर इसको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, इनिशियली नहीं किया जाता है, ठीक है। कब कैसे तो उसको अभी समझते हैं, अभी सिर्फ मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ। तो अब एक बार देख लेते क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये तो टेलीस्कोपिक आईपीस है, ये स्प्रेयर है, लिखा हुआ नहीं है वैसे यहाँ पे, और ये चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब ये ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से कर रहे हैं। और चार्ज कैसे हुई, हमने यहाँ पे एक्सरे पास करी, एक्सरे ने क्या करा, जो भी एयर थी, गैस थी, उसका आयोनाइज करा। जैसे आयोनाइज करेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये ऑयल ड्रॉपलेट्स गेन कर लेगी, तो ये चार्ज हो जाएगी। और ड्रॉपलेट्स कैसे चार्ज हुई, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकली चार्ज ब्रास प्लेट, ब्रास मेटल की हमने यहाँ पर क्या लगा रखी, ब्रास की यहाँ पर क्या प्लेट्स लगा रखी। और इलेक्ट्रिकली चार्ज मतलब इसको पॉजिटिव से हमने कनेक्ट करना है और इसको नेगेटिव से कनेक्ट करना है। इनिशियली नहीं करना, बाद में करना है, कब करना है देखते हैं। और यहाँ पे दे रखा है एक्सरेज टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। तो एक्सरे हम पास कर रहे हैं ताकि ऑयल ड्रॉपलेट है उन पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाए। और यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे एक पिन होल दे रखा है जहाँ से ड्रॉपलेट नीचे मूव कर पाए, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। चलिए तो इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, इसको एक वर्ड यूज किया जाता है, एटोमाइजर भी बोला जाता है, ठीक है। एटोमाइजर मतलब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट के फॉर्म में आता है, तो इसको एटोमाइजर भी बोला जाता है। चलो, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था उसको हम समझ लेते हैं। ये वही वापस से सर्कुलर वे में, ठीक है, वो एक ऐसा सर्कुलर मैं बोल सकता हूँ सिलेंड्रिकल एक ऐसा था, कंटेनर टाइप था, चैम्बर था, है ना। तो वो उसी टाइप का ये बनाया। ये एक प्लेट लगा दी इसमें, ठीक है, जिसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, चार्ज प्लेट जिसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरी प्लेट लगाई हमने, वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, दोनों चार्ज है। हमने जैसे उसमें दिखाया तो ऊपर क्या एक होल बनाया था, ताकि स्मॉल होल है ये, जहाँ से क्या कर सके, ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ ट्रेवल कर सके। यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक एक्सरे डिवाइस लगाया, जहाँ से एक्सरे क्या कर सके, हम इंट्रोड्यूस कर सके, ठीक है। वो एक्सरे क्या करेगी, उसको आयोनाइज करेगी। एक्सरे फ्रॉम सोर्स, कोई भी सोर्स लिया जहाँ से हम एक्सरे क्या कर सके, यहाँ पे पास कर सके, जिससे कि वो क्या करे, गैस को आयोनाइज करेगी और फर्दर वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो ऑयल ड्रॉपलेट गेन कर सके। ये है ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये, है ना। तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल हो रही है, यहाँ से जैसे हमने इंजेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट बनेगी। और ये धीरे धीरे क्या कर रही है, इनिशियली ये जो चार्ज प्लेट है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, मतलब इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ दो प्लेट है। जैसे मैंने यहाँ पे स्प्रेयर करा, ठीक है, जैसे स्प्रे करा तो ऑयल ड्रॉपलेट्स आई, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स अपने आप नीचे की तरफ आएगी। क्यों, ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो ड्रॉपलेट्स का मूवमेंट है ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और इस होल से, जो सेंटर में होल कर रखा है, यहाँ से पास होते हुए कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा,
ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, वहां से स्प्रे करते हैं, जैसे स्प्रे करेंगे तो ऑयल ड्रॉपलेट्स आएगी, ऑयल ड्रॉपलेट्स आएगी तो ऑयल ड्रॉपलेट क्या करेगी, ग्रेविटी की वजह से, हमें पता है ग्रेविटी की वजह से हर चीज नीचे की तरफ आती है, तो ग्रेविटी की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट भी नीचे की तरफ सेटल डाउन होगी और इस होल से पास होते हुए कुछ ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आएगी इस चैम्बर के अंदर, ठीक है, जहां हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इसने बता दिया ये ऑयल ड्रॉपलेट से, ये एटोमाइजर है, जैसे हमने स्प्रे करा तो ये ऑयल ड्रॉपलेट जनरेट हो रही है। फिर यहाँ पर टेलीस्कोप विथ माइक्रोमीटर आईपीस लगा रखा है, जिससे हम ये जो ऑयल ड्रॉपलेट का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए लगाया है टेलीस्कोप, ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको करेक्ट कर लेना, बनाते समय नीचे करना है इन दोनों के बीच में, जैसे पीछे वाले डायग्राम में हमने देखा था, ठीक है। अब जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ इस होल से आते हुए नीचे, ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हो ये ऑयल ड्रॉप यहाँ से ऐसे बहुत सारी ऑयल ड्रॉपलेट जनरेट हुई, तो एक ऑयल ड्रॉप इस होल से पास होते हुए, ठीक है, ये देखो होल से पास होते हुए नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, सिंपल सा स्प्रे करा तो ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रही है, और यहां से मैंने क्या करा, एक्सरे पास करा, तो एक्सरे ने क्या करा, जो भी एटम यहाँ पे गैसेस होंगे उसको आयोनाइज करा, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसने ऑयल ड्रॉपलेट को यहाँ ले लिया, ऑयल ड्रॉपलेट ने उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो ऑयल ड्रॉपलेट पे एक्चुअल में चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो पहले सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर तो ऑयल ड्रॉपलेट मूव कर रहा है नॉर्मल ग्रेविटी के थ्रू। फिर हमने क्या करा, इसको इस प्लेट को पॉजिटिव और इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा, अब क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट जो नेगेटिवली चार्ज है, जो ऑयल ड्रॉपलेट नेगेटिवली चार्ज है, वो ऑयल ड्रॉप देख सकते हो नीचे भी नीचे जो प्लेट है वो कैसे चार्ज है, नेगेटिवली, तो ये नेगेटिव खुद है ऑयल ड्रॉपलेट और नीचे वाली की प्लेट भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगी, रिपेल करेगी। ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर वाली प्लेट है और ये नेगेटिव तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट, तो ये इसको रिपेल करेगी, कैसे भी समझ लो आप, ये वाली प्लेट इसको रिपेल करेगी ऑयल ड्रॉपलेट को, और ये क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी। तो ऑयल ड्रॉपलेट ड्यू टू ग्रेविटी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो नीचे की तरफ मूव कर रही थी अपने आप, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो ये अब कहाँ मूव करने लग जाएगी, ऊपर मूव करने लग जाएगी। तो एकदम मान लो कि स्पीड से आ रही है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो वो धीरे धीरे होगी, और ये जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाते रहेंगे तो ये इसका जो मूवमेंट होगा वो रिटार्ड हो जाएगा, और एक टाइम पे आके ये मूवमेंट रुक जाएगा, और ज्यादा बढ़ाओगे तो ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो जहां पे आके ये रुक जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, ये बैलेंस करेगा दोनों फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को। अगेन इन दोनों फोर्स को हम इक्वेट करके, और काफी सारी और चीजें इसमें होती है, बायोएंसी फोर्स होती है, ठीक है, और विस्कस फोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, बहुत डीप में हायर स्टडी में पढ़ते हैं, उन सभी को यूज़ करके कैलकुलेशन में, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या करा, ठीक है, मिलिकन्स ने कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल क्या था, ऊपर से ऑयल ड्रॉपलेट आ रही थी, चार्ज उस पर नेगेटिव आया, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी ऑयल ड्रॉपलेट इज मूव टूवर्ड्स डाउनवर्ड, एज वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिपल्शन ड्यू टू रिपल्शन ऑयल ड्रॉपलेट मूव अपवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है या नेगेटिव से रिपल, कैसे भी मान लो, तो दोनों फोर्स तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाते रहेंगे जब तक कि वो दोनों फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी जैसे जैसे ऑयल ड्रॉपलेट आएगी, तो यहाँ से जब ऑब्जर्व करोगे ना, तो ऑब्जर्व ऐसा आ रहा है, बहुत सारे ऑयल ड्रॉप कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, इस तरीके से ऐसे कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है ऊपर नीचे। वो किस वजह से हो रहा है, कुछ ग्रेविटी की वजह से एकदम से नीचे आ रहा है, जैसे उस पर चार्ज आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वापस ऊपर जाने लगे, तो ऐसे कंटिन्यूस मूवमेंट नजर आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो दे रखा है ऑयल ड्रॉपलेट को अंडर ऑब्जर्वेशन है, इस ऑयल ड्रॉपलेट की ये बात हो रही है, ठीक है। तो चाहो तो एरो लगा के देख लेना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके पिछले वाला डायग्राम अगर बना लिया तो ठीक है, और नहीं तो ये वाला भी बना सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट लगे। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था वो मैं काफ़ी चीज़ें आप ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, आप देख लेते हैं, कुछ चीज़ें बस लिख दिए। ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट produced by the atomizer is allowed to pass through a small hole in the upper plate of electrical condenser, ठीक है। The downward motion of these droplet was observed through the telescope with a micrometer eyepiece, ठीक है। तो उसके मूवमेंट को हम उस टेलीस्कोप के अंदर जो माइक्रोमीटर वाला आईपीस लगा हुआ है उससे हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। By measuring the rate of fall of these droplets, the mass of the droplet has been डिटरमाइन, ठीक है। चलो पहले इसको कॉपी कर लें आप,
ठीक है। तो लास्ट पॉइंट का मतलब ये द मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दिस ड्रॉपलेट, किस रेट से वो फॉल कर रही है, किस रेट से वो नीचे की तरफ आ रही है, उससे पहले ड्रॉपलेट का क्या गया मास कैलकुलेट किया गया है। चलिए फिर आगे लिखा है इसमें, द एयर इन द चैम्बर वार आयोनाइज्ड बाय पासिंग ए बीम ऑफ एक्स रेज थ्रू इट। ठीक है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि जो उसके अंदर एयर होगी, कुछ तो गैस होगी, ठीक है, वो एक्सरे जब पास करेंगे तो एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होने मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को वो कौन करता है, गेन कर लेता है ऑयल ड्रॉपलेट। देन लिखा द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट इज एक्वायर्ड बाय द कॉलिजन विद गैसियस आयन। उस गैसियस आयन जो भी वहाँ पे गैसियस आयन आयोनाइज हुआ उससे कोलाइड होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उसके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली वो ऑयल ड्रॉपलेट ले लेगा। यानी फिर the fall of these charged oil droplets can be retarded, accelerated or made stationary depending on the charge on the oil droplet, the polarity and the strength of voltage applied to the plate। ठीक है, वापस वही कहानी कि जो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, अब वो चार्ज हो चुका है, अब उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, 10 आया, 50 आया, 100 आया, उस पर डिपेंड करेगा एक तो कि वो कंटिन्यू नीचे ही मूव करेगा या एक जगह कहीं पे रुक जाएगा या वापस रिटार्ड होकर ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगेगा, उस पर चार्ज कितना एक्वायर हो गया। जैसे कि अभी हमने देखा था पिछले एक्सपेरिमेंट में थॉमसन वाले में, तो हमने बोला था चार्ज पे डिपेंड करेगा ही करेगा। दूसरा, जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई करेंगे तो कम चार्ज में भी वो क्या करने लगेगा, स्टेशनरी होने लगेगा या वापस रिटार्ड होकर उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड कितना अप्लाई करा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा उस ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना आया है। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। By carefully measuring the effect of electric field strength on the motion of oil droplets, Millikan concluded that the magnitude of electrical charge Q on the droplet is always an integral multiple of the electrical charge E। अब कैलकुलेशन वगैरह जो भी करी मिलिकन ने, उसने फिर ऑब्जर्व करा। फॉर एग्जांपल उसने 50 ऑयल ड्रॉपलेट पे अलग अलग क्या करा, कैलकुलेशन के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेशन के थ्रू 50 अलग अलग ऑयल ड्रॉप पे उसने क्या करा, चार्ज कैलकुलेट करा, क्यू चार्ज कैलकुलेट करा। अब उस क्यू चार्ज की खास बात थी, कुछ एक खास बात क्या थी, उसने बोला जो क्यू चार्ज आ रहा है ना वो एक इंटीग्रल मल्टीपल पे आ रहा है। नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल में जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं कि 4 एक मिनिमम नंबर है, अब उसका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, मतलब 4 8 12 16 20 24 28 32 ऑन सो ऑन। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है एक मिनिमम क्वांटिटी और वही क्या हो रही है, उसी के मल्टीपल में 1 2 3 के मल्टीपल में, यानी एक क्वांटिटी कर दोगे तो 4, 2 क्वांटिटी कर दोगे तो 8, 3 क्वांटिटी कर दोगे तो 12, तो एक मिनिमम यूनिट है, वही उसी के मल्टीपल में हमें क्या ऑब्जर्व हुई। तो 50 ऑयल ड्रॉपलेट है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि किसी पे 1 कूलम चार्ज है, चलो ऐसे मान लो और इजी वे में बोलता हूँ 1.5 कूलम चार्ज है मिनिमम। तो हमने क्या देखा, या तो किसी पे 1.5 है या किसी पे 3 कूलम चार्ज है, मतलब ट्वाइस हो गया, या उसका 3 टाइम्स मतलब 4.5 कूलम चार्ज है, या फिर उसका 4 टाइम्स हो गया तो कितना हो गया, 6 कूलम हो गया, मतलब 1.5 कूलम के ही मल्टीपल में हमें टोटल चार्ज देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स एक मिनिमम क्वांटिटी, एक मिनिमम वैल्यू है, वही क्या हो रही है, उसी वही वैल्यू क्या होती जा रही है, बार बार ऐड होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। ये कंक्लूड निकाला है किसने, मिलिकन ने। तो उसने बताया कि जो भी ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब 1 आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर 4 आ रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर 10 आ रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर 50 इलेक्ट्रॉन अगर उससे चिपक रहे तो 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो मिनिमम है उसी के ही मल्टीपल में हमें उस ऑयल ड्रॉपलेट पे टोटल चार्ज नजर आ रहा है। ये मिलिकन ने उस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कराया। ठीक है, तो वही चीज लिखी इसने, बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, Millikan concluded that the magnitude of electric charge Q on the droplet is always an integral multiple of electrical charge E। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैंने E माना है तो N 1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E, इसके ही इंटीग्रल मल्टीपल में, इसी के मल्टीपल में मुझे हर एक ऑयल ड्रॉपलेट पे क्या मिल रहे हैं, चार्ज मिल रहे हैं।
ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है जो मिलिकल ने निकाला है। तो Q इक्वल्स टू उसने बोला Ne, और N क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इन द चैम्बर द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट्स आर, जो मैं बता ही चुका हूँ, ये बस इतना बताया कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पे दो तरह के मेजर फोर्स थे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ऑयल ड्रॉपलेट मूव करती है, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। तो इनको और भी कई तरह के फोर्स थे, लेकिन ठीक है उतना डिटेल में ना जाके एक बेसिक आइडिया दिया कि इन दो फोर्स को उसने यूज करके और मैथमेटिकली कैलकुलेशन करी और वहां से आइडेंटिफाई करा चार्ज हर एक ऑयल ड्रॉपलेट पे, और वो चार्ज उसने जो ऑब्जर्व करा उसने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा, मतलब E 2E 3E 4E इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से उसे पता लगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है मिनिमम। तो अगर एक पे 10 E आ रहा है, एक पे 50 E आ रहा है, तो ये तो पता लग गया ना E कोई मिनिमम यूनिट है, तो वो E मिनिमम यूनिट क्या हुई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। ठीक है, चलिए तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए, तो अगर मैं आज के लेक्चर में अगर बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बहुत कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये एक थोड़ी सी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और एनसीईआरटी में चीज़ें दे रखी है, तो बच्चा बार बार परेशान होता है कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों नहीं पढ़ा है, वो क्यों नहीं पढ़ा है, तो इसलिए थोड़ा मैंने आइडिया दिया मिलिकन वगैरह का। हाँ, जे थॉमसन का इंपॉर्टेंस इतनी है कि उसने E/M का रेशियो फाइंड आउट करा, और इस पे बेस्ड जे और नीट में या हमारे स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी खास बात इतनी है, जो जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी खास बात ये कि गैस कोई सी भी ले लो, E/M का रेशियो उसके लिए क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्चुअल पार्टिकल कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास वो फिक्स्ड हो जाता है। तो गैस का कोई इररेस्पेक्टिव ऑफ गैस चार्ज अपॉन मास रेशियो हमेशा सेम आता है जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था, कैसे उसने कैलकुलेट करा, मैथमेटिकल नहीं बताया, लेकिन एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसी तरीके से दूसरा जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, तो इतना काफी है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्यों आता है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस एज ए कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमारे लिए बहुत नहीं है। हाँ, हायर स्टडीज वगैरह में इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है, तब आप जब पढ़ोगे तब आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें मिलिकन ने एक चीज जो कंक्लूड करी थी वो इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का एक मिनिमम चार्ज होता है जो हम जानते हैं 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में ही किसी भी ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज आते हैं। मतलब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन का एक मिनिमम चार्ज है, वही क्या होता है बार बार उसी के 1 2 3 ऐड होके मल्टीपल में हमें मिलता है टोटल चार्ज। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।